आर्थिक नीतियों के बाद हम लोग साम्राज्यवादी नीतियों पे आ गए थे। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियां चल रही थी, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति ये हम लोग की कल चल रही थी। और साम्राज्यवादी नीतियों में हम लोगों ने कुछ देख लिए थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति में किसको कुछ तो शामिल करते हैं बिना कॉपी में देखे, कॉपी में बिना देखे। जैसी हमने कल टेबल बनवाई थी, ये टेबल पूरी आज आप लोग बनवा बिना कॉपी में देखे। दो लोगों के नाम लिए थे, ठीक है, दो लोगों के नाम लिए थे। कौन कौन से दो शासक हैं अंग्रेजों के, एक इधर एक उधर, कौन हो जाएगा? लॉर्ड बेलेजी, पहला हो जाएगा लॉर्ड बेलेजी, दूसरा लॉर्ड डलहौजी। 1798 से 1805 ईस्वी तक गवर्नर कौन रहेगा? लॉर्ड बेलेजी। और दूसरा हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इसके बारे में अगर समय देखें तो 1848 से 1856 तक ये हो जाएगा गवर्नर जनरल। दो लोग ये हो गए। इसके अलावा इन दोनों की नीतियों के बारे में अगर देखें तो बेलेजी की जो नीति है, इस नीति को हम लोग क्या कहते हैं? सहायक संधि प्रणाली। इसकी नीति हो जाएगी सहायक संधि प्रणाली। ये सहायक संधि प्रणाली बिना कॉपी में देखे बता दो, सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बताइए सारी लिस्ट आपको कौन था? हैदराबाद का निजाम। सबसे पहला शासक कौन है? हैदराबाद का निजाम। फिर हैदराबाद के निजाम के बाद मैसूर, दूसरा हो जाएगा मैसूर, तीसरा अवध, फिर मराठा पेशवा, मराठा पेशवा। ऐसे करके चार लोगों के साथ सहायक संधि स्वीकार की गई थी। और भी कई हैं, मुख्य रूप से सबसे पहले हैदराबाद का निजाम समय 1700 ना पलट के आओ घर पे अपना पर नहीं पलटोगे तो इतना मोटा नोट होता रहेगा। अभी बहुत बड़ा नोट है, आगे और मोटा नोट हो जाएगा। ये 1798 में है। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम द्वारा 1798 में। मैसूर पहले ही बचा चुके हैं। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। वोडियार वंश के साथ एक संधि की गई थी, मैसूर की सहायक संधि। टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाएगी और मैसूर के वोडियार वंश के साथ सहायक संधि कर दी जाएगी। अवध के साथ कब की गई है? 1801 में। और पेशवा के साथ की गई थी 1802 में। पेशहीद की संधि याद आ रही कुछ? ये सब हम लोगों की पहले ही आ चुकी है। मैसूर भी आ चुकी है और हमारा पेशवा भी आ चुकी है, सहायक संधि। इधर हम लोग देखेंगे जो बड़े साम्राज्यवादी थे लॉर्ड डलहौजी। कितनी नीतियां हैं लॉर्ड डलहौजी की? 3 नीतियां हो जाएंगी। पहली नीति को हम लोग क्या कहते हैं? बोध निषेध नीति, बोध निषेध नीति। इसी का दूसरा क्या नाम है? हड़प नीति। और इसी का तीसरा क्या नाम है? पेटवर्क का सिद्धांत। इसी का चौथा क्या नाम है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक नीति हो जाएगी। दूसरी नीति लॉर्ड डलहौजी की कौन सी है? युद्ध की नीति। दूसरी हो जाएगी इसकी युद्ध की नीति। और तीसरी नीति कौन सी हो जाएगी? कुशासन की नीति, कुशासन की नीति। कुशासन के आरोप में मिलाया जाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? अवध। ये हो जाएगा अवध। समय पूछा जाए तो 1856 में। ये चीज यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते चले आए हैं कि अवध को कुशासन के आरोप में मिलाया गया। लेकिन एकमात्र राज्य अवध नहीं था जिसको कुशासन के आरोप में मिलाया गया था। और भी एक राज्य ऐसा था जिसको कुशासन के आरोप में मिलाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक में एक राज्य मिलाया गया था, मैसूर। मैसूर को भी आगे चलकर कुशासन के आरोप में मिला दिया जाएगा, जिसको बाद में फिर कर दिया जाएगा। तो बाई चांस अगर पूछा जाए आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य को कुशासन के आरोप में मिलाया गया था, नाम ना लिखिए कि डलहौजी मिलाया, किसने मिलाया? क्वेश्चन से लिखा है निम्नलिखित में से किस रियासत को कुशासन के आरोप में अंग्रेजी साम्राज्य मिला दिया गया। उसमें एक विकल्प मिल जाए मैसूर, एक विकल्प मिल जाए मराठा साम्राज्य, एक विकल्प मिल जाए अवध, एक विकल्प मिल जाए। इनमें से कोई नहीं। तो सोचे ना इनमें अवध तो भैया नहीं, इनमें से कोई नहीं है, मैसूर ही है। ठीक है, मैसूर को भी कुशासन के आरोप में मिलाया गया था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगर इसका पूछा जाए तो कौन है? तो अवध है। ठीक है, तो इतनी चीजें हमारी लॉर्ड डलहौजी की हो जाएंगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा जो साम्राज्य मिलाए गए थे, सबसे पहला साम्राज्य कौन सा था? सतारा। देखिए बता रहे हैं, देखिए बता रहे, देखिए सतारा। फिर और आपकी देखने नहीं दे रहा मैं, आपकी देख लिया।
देखो सतारा, जयपुर, तीसरा है संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। इतने राज्य हैं। जब याद करने बैठा करो तो केवल नोट्स आपके हाथ में ना हो, नोट्स के साथ दो चीजें हो, एक कॉपी और एक पेन। ठीक है, इन चीजों को जितना देख के याद करोगे तभी याद होगी। ऐसे सोचो, ऐसे पहले पन्ना पलटते जाए और याद हो जाए, याद नहीं होगी। जितनी बार लिखोगे उतनी समय लगेगा, लिखने में समय लगेगा, लेकिन लिख के याद करोगे हमेशा के लिए याद रहेगा। जितने नोट्स में पढ़ने नहीं है उससे ज्यादा बार लिख चुके हैं इसको, समझ रहे? तो ऐसे करके याद होगा। जब तक लिखोगे उसको बार लिखोगे तब जाकर सोच गया। ऐसे केवल इतना लिखना है कि गोद निषेध नीति के तहत मिलाए जाने वाले राज्य, पन्ना लिया कॉपी, सब राज्य लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7। दिमाग में बिठाना है कितने राज्य मिलाने हैं, इसको 7 राज्य मिलाने हैं। सातों का क्रम मिलाओ, सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ऐसे करके 7 राज्य। पहले एक बार दिमाग में इसी करके पढ़ लिए 7 राज्य हमारे कौन कौन से। आंख बंद करें, सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, 7 राज्य हमारे। फिर बंद कर दिया, हमारा साइड में दे दो, अब कॉपी और पेन लेके बैठे उसमें 7 राज्य लिखो कि कौन कौन से। फिर ये मिलाओ कि 7 हमारे वास्तव में क्रम से लिखे हुए या नहीं लिखे। फिर का सबका समय लिखो, फिर का सबका समय कौन कौन सा है। सतारा देखो कब हो जाएगा, 1848 में। इन दोनों के लिए कब हो जाएगा, 1849 में। बघाट की बात करें 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854। बार लिखोगे तब याद होगे, और लिखने से ही याद होगे। और ये खाली आपसे चारों का 4 में से दे देगा, क्रम पूछेगा कि बताओ कौन कौन से क्रम के हिसाब से इनको मिलाया गया। तो ये सब ध्यान रखने हैं, इन सबको ऐसे करके मिला दिया गया था गोद निषेध नीति के आधार पर। युद्ध नीति के आधार पर 3 राज्य मिलाए गए थे। ये 3 राज्य कौन कौन से थे, एक हो जाएगा पंजाब, और पंजाब का दूसरा कौन सा हो जाएगा, सिक्किम, और सिक्किम के बाद तीसरा हो जाएगा लोअर बर्मा, निचला बर्मा वाला एरिया, जिसको आज लोग म्यांमार कहते हैं। इन 3 राज्यों को मिला दिया गया था युद्ध नीति के माध्यम से। अब उस शासन के पूछे थे किसको मिला दिया जाएगा, अब 1856। इतनी चीजें आपको साम्राज्य विस्तार के लिए फैक्चुअल याद रखनी है। अब इनका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कैसे करके सहायक संधि के बारे में देखें। पहले बता चुके हैं सहायक संधि क्या थी, फिर से देख लेते हैं सहायक संधि हमारी क्या है, किस तरीके से कार्य करती थी, इसके परिणाम क्या थे, अंग्रेजों पर क्या परिणाम थे और भारतीयों के लिए क्या परिणाम थे। ये टेबल हमने कल ही बता दी थी, पूरी टेबल बनी हुई है। अब 1 मिनट के लिए बस अपनी कॉपी दे दो जिसका कंप्लीट अभी तक लिखा हुआ हो, और जिससे हम पूछें केवल वही बताएं। लिखा हुआ पूरा लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, किसका लिखा हुआ पूरा लिखा है, जिससे पूछें वही बताए, केवल ऐसा ना हो कि कोई भी बता दे। केवल 5 मिनट के लिए स्टार्टिंग से पूरा हुआ है, रिवीजन करके बताओ। इधर से बता सबसे पहले। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे, उनको क्या कहते हैं, 3 युद्ध थे। क्या कहते हैं, नाम भी पता, कर्नाटक युद्ध थे। और बताओ आगे थे कर्नाटक युद्ध हुए थे। तो एक कर्नाटक युद्ध के दौरान एक युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया था। कौन से युद्ध में हुआ था और उसका नाम क्या था, बाड़ीगा से हुआ था। कौन से युद्ध में था बाड़ीगा, थर्ड वाला बाड़ीगा से। बेदरा क्यों हुआ था, बेदरा में किसको पराजित किया था ना, डचों को पराजित किया था। कब हुआ था बेदरा में, उन समय कहाँ हुआ था, हुगली बंगाल में हुआ थी। और बताओ अंग्रेजों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, अंग्रेजों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, सूरत में। कब स्थापित की गई, 1613 में स्थापित की गई, 1613 में स्थापित की गई थी। पीछे बताओ फोर्ट विलियम कहाँ है, कलकत्ता। बक्सर का युद्ध करा था, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, डिटेल गलत दिख रही, 12 अक्टूबर नहीं 22 अक्टूबर। अरे अभी पता है, चलो बताते हैं सेकंड। चलो बक्सर का युद्ध लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था।
बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को 3 क्षेत्र मिले थे। इलाहाबाद की संधि हुई 3 क्षेत्र में, कौन कौन से? 3 क्षेत्र मिले थे। कौन कौन से 3 क्षेत्रों की जमींदारी मिली? कौन से? मिदनापुर नहीं, वो तो मीर कासिम ने 1760 में। 3 क्षेत्रों की जमींदारी मिली थी। और बताओ उस समय अवध का नवाब कौन था? इलाहाबाद की संधि में अवध का नवाब कौन? बताओ। गुजरात का युद्ध, अंबूर का युद्ध, चारों का क्रम मिला दो, चारों का क्रम मिला दो। गुजरात के अंबूर का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध और बड़गांव की संधि। सब सवाल हुए हैं, सवाल हुए हैं, तो चारों का क्रम मिला दो। समय पता होगा तभी क्रम मिला। गुजरात के युद्ध बढ़ा गया, फिर वो शाह, मुर्गी, बद्दोवाल, अलीवाल, सालवाल, फिर गुजरात तोपो, मतलब गुजरात का युद्ध, रामनगर का युद्ध, चिनियावाला के 3 युद्ध एक साथ लड़े गए थे। याद आ रहा है? कुछ नहीं याद है? कौन से युद्ध के दौरान लड़े? 49 में। कौन से युद्ध के दौरान? जब हमारा दूसरा आंध्र सिख युद्ध हो रहा है, बाग में लड़े जा रहे हैं, तो 1849 में हमारा युद्ध हो जाएगा। और बताओ अंबूर का युद्ध कब लड़ा गया था? अंबूर का युद्ध ठीक 100 साल पहले पहुंचो। 1749 1746 से 48 तक युद्ध लड़ा गया था। कर्नाटक का युद्ध तो पहले इसको से कब तक? 1746 से 48 तक, 46 से 47 के आसपास युद्ध लड़ा जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंबूर का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान सप्तवर्षीय युद्ध कब लड़ा जाएगा? तीसरा कर्नाटक 1756 से 63, 1756 से 63 ये हो जाएगा। बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि 1782 बड़गांव सालवाई की संधि। 3 साल पीछे पूछो, 1759 ये क्या हो जाएगा भाई? बड़गांव की संधि। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, उसी को लेके थे। अब इससे लागू कि कौन से हमारे क्रम कैसे करके पढ़े। तो देखो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? सबसे पहले हमारी आ जाएगी अंबूर का युद्ध, फिर हमारी आ जाएगी सप्तवर्षीय युद्ध, फिर आ जाएगी बड़गांव की संधि, और फिर हमारा गुजरात का कैसे क्रम ध्यान रखो कि क्रम कैसे करके मिलाते हैं। क्रम तब मिला पाओगे या उस समय पता होगा, समय नहीं पता होगा तो क्रम नहीं मिला पाओगे। और बताओ राजपुर घाट की संधि किस मराठा सरदार के साथ की गई? राजपुर घाट, पता है कुछ? राजपुर घाट की संधि होलकर के साथ की गई थी। भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853। कहां से कहां तक? बम्बई से, बम्बई ना मिले तो बोरीबंदर, बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन चलाई गई। कितने डिब्बे थे? 14। कितने इंजन थे? 3। और बताओ पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना किसके समय की गई थी? डलहौजी के समय की गई थी। और बताओ शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? किसको? वुड डिस्पैच को कहते हैं। शिक्षा प्रणाली वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में आया। और इसके बाद 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे भारत में। कौन कौन से? बम्बई, मद्रास, 3 जगह विश्वविद्यालय खोले गए। और बताओ किस देश के साथ व्यापार को संतुलित करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में अफीम को बढ़ावा दिया? चीन के साथ व्यापार। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी की पुस्तक है। और बताओ इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन? दादा लाजपत राय। इंग्लैंड डेट्स टू इंडिया पुस्तक निबंध पूछा जाए तो दादाभाई नौरोजी में, पुस्तक पूछी जाए दादा लाजपत राय। हमारी व्यवस्था उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा नदी सारी चीजें सोखती है और टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। ये स्टेटमेंट किसका?
अंग्रेज कौन सा अंग्रेज है? जॉर्ज सुलीवन का स्टेटमेंट है, ठीक है, जॉर्ज सुलीवन का स्टेटमेंट है। भारत में पहली बार एक जूट फैक्ट्री की स्थापना बंगाल में कहाँ पर हुई थी? बंगाल की किस जगह पर जूट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी? टिस्को कहाँ है? टिस्को जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? मैंने कौन से थे? 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 में। सर इसको नोट करो पहले ये सारी नीतियां बहुत तेजी फटाक से नोट करो, फिर इसको डिटेल में देखो। सर इसमें सहायक संधि में और कुशासन की नीति दोनों में अवध का नाम लिखा है। हाँ, अवध ने पहले सहायक संधि स्वीकार की थी। सहायक संधि एक अलग चीज है। 1801 में सहायक संधि स्वीकार की गई पहले जिले के द्वारा, ये एक अलग पॉलिसी है। इसी को आगे चल के फिर कह दिया कि शासन सही से नहीं चला पा रहे हैं तो प्रशासन के हाथ उसको मिला दिया गया। सहायक संधि के आधार पर सिर्फ और उसको अपने अधीनस्थ बनाया जाता था और इन नीतियों के अंदर उसको मिला दिया जाता था। तो सहायक संधि के माध्यम से अवध से कह दिया गया अब तुम हमारे हिसाब से काम करोगे, ठीक, प्रशासन के हाथ में कह दिया अब तुम काम नहीं करो, अब हम काम करें, ठीक। तो पहले उसको अपने अधीन किया गया, फिर उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया, मिला दिया गया। तो अधीन करने का काम किसने किया है? मिलाने का काम किसने किया है? दरोजी। बहुत समय है 1801 और यहाँ पर 1856 55 साल का समय। तो सहायक संधि करने के बाद यहाँ पे इसको मिलाया गया। तो इस बात की बहुत आलोचना भी हुई थी जब अवध में सहायक संधि स्वीकार कर ली गई है। तो अवध का शासन पूरी तरीके से किसके माध्यम से चलाया जा रहा है? अंग्रेजों के माध्यम से। तो अंग्रेजों के माध्यम से ही जब अवध का शासन चला जा रहा है तो अवध में शासन है तब भी उसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार है, सुशासन है तब भी अंग्रेज जिम्मेदार है, और कुशासन है तब भी अंग्रेज जिम्मेदार है। तो अगर यहाँ पे कुशासन है भी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? अंग्रेजों की होती है, क्योंकि तुम ही तो शासन चला रहे हो। तो इस बात की बहुत ज्यादा विरोध भी किया गया लेकिन तुम को मिलाना है, तो इस वजह से इसको मिला दिया गया। एक अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था जेम्स आउटरम, ठीक, तो आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर इसको मिला दिया गया था। पहले इससे पहले एक अधिकारी था उससे कहा गया कि आप रिपोर्ट बना के दो कि यहाँ पे कुशासन है, हम इंग्लैंड भेज देंगे और मिला देंगे। उसने मना कर दिया। तो जब उसको मना कर दिया तो फिर यहाँ पे आउटरम को भेजा गया, उसका ट्रांसफर कर दिया, आउटरम को भेजा गया, आउटरम की रिपोर्ट बना के दे दी कि शासन बढ़िया तरीके से नहीं चल रहा है, बस उसको मिला दिया। तो वो संधि अलग है और ये वाली नीति वाली अलग है। इसको भी देखेंगे सहायक संधि प्रणाली में क्या क्या होते हैं। ये पूरी टेबल ऐसे करके पहले बना लो, फिर सहायक संधि बहुत तेज बना लो। लिखी हुई है, कल के साथ बनाई थी, लिखी है, हटा दो उसको, लिख लो। हमारी सहायक संधि प्रणाली क्या है? सहायक संधि पहले हम लोगों ने बता दिया था जब हम लोगों ने बेसिक की संधि पढ़ी थी तब वहां पे देख लिया था सहायक संधि क्या थी, फिर से इसको देख लेते हैं कि सहायक संधि वाली क्या थी। देखो सहायक संधि के बारे में अगर बात करो सीधी सी बात इसको कह सकते हैं कि सेना को किराए पर देने की नीति एक सहायक संधि कहलाती है। और साधारण शब्दों में
भारतीय शासकों को किराए पर दे देना। तो सेना किसकी होगी? अंग्रेजों की। उस सेना का खर्चा कौन देगा? भारतीय शासक देंगे। तो अपनी सेना को भारतीय शासकों को किराए पर देना क्या कहलाता है? सहायक संधि। सामान्य शब्द इंग्लिश को आप ये नहीं लिखना इस तरीके से, तो वो पूरी प्रावधान लिखे, मतलब एक सामान्य तौर पे समझने की अगर बात करें तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी सेना भारतीय सैनिकों के भारतीय शासकों के लिए दे दी किराए पर कि हमारी सेना को बदले में खर्चा पानी आप देते रहो। इसी को क्या कहा गया? सहायक संधि कहा गया। तो ऐसी पॉलिसी सबसे पहले जिस व्यक्ति के द्वारा अपनाई गई थी वो व्यक्ति कौन था? लॉर्ड डुप्ले। फ्रांसीसी है, उसका नाम लॉर्ड डुप्ले। सबसे पहले ऐसी पॉलिसी दक्षिण भारत के संबंध में किसने अपनाई थी? लॉर्ड डुप्ले। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए इसे करके कि सहायक संधि प्रणाली का जनक किसको कहते हैं, तो लॉर्ड डुप्ले लगाना है। अब क्वेश्चन है ब्रिटिश सहायक संधि प्रणाली का जनक किसको कहते हैं, तो लॉर्ड वेलेस्ली लगाना है। ठीक है, मतलब अगर दोनों में आपको प्रेफरेंस देनी हो, दोनों आपको विकल्प मिल जाए और ब्रिटिश ना लिखा हो, तो इतना लिखा हो कि सहायक संधि प्रणाली का जनक किसको कहते हैं, दोनों मिल जाए तो कौन सी प्रेफरेंस देनी है? तो डुप्ले को प्रेफरेंस देनी है। स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि ब्रिटिश सहायक संधि प्रणाली का जनक कौन है, तो वेलेस्ली लगाना है। ठीक, क्योंकि इसके द्वारा जो पॉलिसी अपनाई गई थी उसको सहायक संधि नाम नहीं दिया गया था, बस एक पॉलिसी इसी तरीके से अपनाई गई थी, उसको बहुत ज्यादा विस्तार देने का काम किसने किया है? लॉर्ड वेलेस्ली। तो ब्रिटिश सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। अब इस सहायक संधि प्रणाली में होता क्या था? पहला प्रावधान होता था कि जो भी देशी राज्य इस सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करेगा उस देशी रियासत को, जो देशी रियासत है जो इस सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करेगी, उस देशी रियासत को अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी। पहला कॉन्सेप्ट ये होता था कि जो भी देशी रियासत, जैसे हैदराबाद ने स्वीकार कर लिया, मराठे ने स्वीकार कर लिया, पेशवा ने, मैसूर ने स्वीकार कर लिया, अवध ने स्वीकार किया, तो इन रियासतों को पहली बात अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी, ये कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट होता था, जब सेना भंग कर देंगे तो सुरक्षा कौन करेगा? तो इस देशी रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? अंग्रेजी सेना की। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता था कि अपनी सेना भंग करो और तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? अंग्रेजी सेना करेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट, इस अंग्रेजी सेना का जो खर्च है, ये खर्च किसको देना पड़ेगा? खर्च देना पड़ेगा उस देशी रियासत को। तीन कॉन्सेप्ट सबसे मेन और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। पहला कॉन्सेप्ट, जो भी देशी रियासत इस सहायक संधि को स्वीकार करेगा उसको अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? तो तुम्हारी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? अंग्रेजी सेना की है। अंग्रेजी सेना आएगी तो उसका खर्चा कौन देगा? खर्चा देगी देशी रियासत। ठीक है, इस तरीके ये तीन कॉन्सेप्ट इसमें। और इसमें कहा जाता था अगला पॉइंट कि आप जो भी देशी रियासत इस सहायक संधि को स्वीकार करेगा वो देशी रियासत अपनी राजधानी में किसी भी विदेशी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। कोई भी विदेशी व्यक्ति हो, जिनको सबसे ज्यादा खतरा किससे रहता था? फ्रांसीसी। इस सहायक संधि प्रणाली को इतना ज्यादा विस्तार देने का कारण ये था, ये फ्रांस का शासक, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। इस समय फ्रांस में एक शासक है, उसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस के साम्राज्य को पूरे यूरोप में बढ़ाना चाहता है, इसने यूरोप के सभी देशों को अपने अधीन कर लिया था, केवल एक देश को अधीन नहीं कर पाया था, और वो देश कौन सा था? ब्रिटेन। केवल इसी को अधीन नहीं कर पाया था और इसकी इसने आर्थिक नाकेबंदी की थी, उसके लिए इसने व्यवस्था अपनाई थी, इसको कहते थे महाद्वीपीय सिद्धांत। महाद्वीपीय सिद्धांत पूरे महाद्वीप को, पूरे यूरोप महाद्वीप को इसने ब्लॉक कर दिया था ब्रिटेन के लिए, ताकि इसने सोचा नेपोलियन बोनापार्ट ने कि ब्रिटेन के देशों में जब यूरोप का सामान नहीं पहुंचेगा, मतलब यूरोप के देशों में जब ब्रिटेन का सामान नहीं पहुंचेगा तो ये खुद ही सरेंडर कर देगा। लेकिन यूरोप, इसने यूके ने सरेंडर करने से मना कर दिया, क्योंकि इसका साम्राज्य केवल यूरोप में थोड़ी था, ये तो अमेरिका, एशिया की सभी देश इसी के कंट्रोल में थे। एक बाजार कट जाएगा, दूसरे बाजार में इसका सामान मिलेगा, तो इसने सरेंडर नहीं किया इस नेपोलियन बोनापार्ट के समक्ष। तो वेलेस्ली ने सोचा कहीं भारत पर नेपोलियन बोनापार्ट का कब्जा न कर ले, तो इसके लिए जरूरी है भारत के सभी राज्यों को अपने अधीन बनाना जरूरी है। तो इसके लिए इसने संधि को विस्तार दिया। पहला कॉन्सेप्ट था कि देशी रियासत अपनी सेना भंग करे, उनकी सुरक्षा अंग्रेजी सेना करेगी और खर्चा उस देशी रियासत को देना होगा। कोई भी विदेशी व्यक्ति को ये देशी रियासत अपने अधीन नौकरी पर नहीं रखे, कोई भी विदेशी व्यक्ति मतलब फ्रांसीसियों को भी नहीं रखेगी, तो फ्रांसीसियों को खतरा उस देशी रियासत में समाप्त हो गया। अगला कॉन्सेप्ट किसमें रहता था? उस देशी रियासत की विदेश नीति, देशी रियासत की विदेश नीति कौन संचालित करेंगे? अंग्रेज संचालित करेंगे। मतलब किसके साथ हमको संधि करनी है, किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ मित्रता रखनी है, किसके साथ शत्रुता रखनी है, ये सब डिसाइड करने का अधिकार किसके पास होगा? अंग्रेजों के पास। और विदेश नीति को ही किसी भी देश की सॉवरेनिटी कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। विदेश नीति अगर उसके कंट्रोल में नहीं है तो वो देश संप्रभु नहीं। ठीक, तो विदेश नीति कौन संचालित करेंगे? अंग्रेज संचालित करेंगे।
इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और रहता था कि इस देशी रियासत के द्वारा इस संधि के प्रावधानों को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसको देखने के लिए एक अंग्रेज रेजिमेंट ये कहाँ रहेगा, ये उस देशी रियासत की राजधानी में रहेगा। वो देखेगा कि आप इस संधि को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बस ये आपके इंटरनल मैटर्स में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आंतरिक मामलों का मतलब ये है कि आप अपना जैसे अपना गृह मंत्री किसको बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार में कितना टैक्स लगाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसानों से कितना टैक्स वसूल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आप इन शर्तों को मान रहे हो या नहीं मान रहे। आपने कह तो दिया किसी विदेशी व्यक्ति को अपने अधीन नौकरी में नहीं रखेंगे, हम पता लगे हमारा कोई रेजिडेंट है नहीं देखने वाला, आपने किसी विदेशी व्यक्ति को रख लिया। तो इन सब चीजों को देखने के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा उस राजधानी में, जिस राजधानी के द्वारा इस संधि को स्वीकार किया जाएगा। तो मुख्य रूप से इतने कॉन्सेप्ट होते थे इस सहायक संधि प्रणाली। पहला कॉन्सेप्ट, देशी रियासत को अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट, उस रियासत की सुरक्षा अंग्रेजी सेना करेगी। तीसरा कॉन्सेप्ट, उसका खर्चा उस देशी रियासत को देना पड़ेगा, चाहे नकद दे दो चाहे जमीन को दे दो। विदेशी व्यक्ति को अपने भी नौकरी में नहीं रखेंगे, विदेश नीति अंग्रेज संचालित करेंगे और एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा उस देशी रियासत की राजधानी। इतने कॉन्सेप्ट होते थे हमारी सहायक संधि प्रणाली में। अब इस सभी सहायक संधि प्रणाली के सभी कॉन्सेप्ट को अगर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो इसको हम लोग अंग्रेजों के संदर्भ में और भारतीय राजाओं के संदर्भ में, दोनों संदर्भ में अगर इसको एनालिसिस करने को देखें तो पहला कॉन्सेप्ट इसका हमारा जो आता है विदेश नीति वाला। तो अगर किसी भारतीय राज्य की विदेश नीति उसके कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब हो गया ये भारतीय राज्य एक प्रकार से अंग्रेजों का गुलाम हो, सॉवरेनिटी खत्म, संप्रभुता खत्म। तो एक तरीके से अब ये किसके अधीन हो जाएंगे, पूरी तरीके से भारतीय शासक अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे। दूसरी इनके लिए ये तो चलो बढ़िया है कि सरदर्दी खत्म हो गई, कि सेना जो है अपनी सेना कैसे कर ली है, अपनी सेना ठेके पर ले रखी है, सिरदर्दी खत्म कि जो सेना के वैकेंसी निकालो, पेपर कराओ, ये कराओ, यहाँ पर हो या दिक्कत हो जाए, तो सारी सिरदर्दी खत्म थी। हमने क्या कर दिया, बस अपने आप देखो, हमें कोई मतलब खर्चा देते कि तुम्हारी सेना का अपने आप करते हो, तो सेना ठेके पर दे दी अगर तो भारतीय सैनिक, भारतीय राजाओं की ये सिरदर्दी खत्म हो गई। लेकिन दूसरी तरफ ये कैसे हो गए, ये गुलाम। ठीक है, अगला पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो रेजिडेंट रहेगा ये तुम्हारे आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये केवल इस संधि के प्रावधानों को देखेगा। लेकिन वास्तव में ये रेजिडेंट इनके आंतरिक मामलों में ही हस्तक्षेप करता था। देखभाल करता रहता था कि तुम्हारे राज्य में क्या क्या हो रहा है। तो इस रेजिडेंट के द्वारा इन भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाने लगा, आंतरिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप किया जाने लगा। ये समस्या हो गई भारतीय शासकों के समक्ष। अंग्रेजों की अगर बात करें तो अंग्रेजों को देखो क्या फायदा हुआ, ये पूरी सेना किसकी है, अंग्रेजों की है। खर्चा कौन दे रहा है, भारतीय शासक दे रहे हैं। तो कहीं पर भी अभियान करने जाना है यहीं से सेना उठाएंगे लेके चलेंगे। भारतीय शासकों के खर्च पर अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई, उनको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा और उसी पैसे के बल पर, भारतीय शासकों का पैसा है, उसी पैसे के बल पर जो सेना खड़ी हुई है उसके माध्यम से उन्होंने दूसरे देशों में अभियान करना शुरू कर दिया। जैसे म्यांमार का अभियान करने जाएंगे, बर्मा युद्ध करेंगे या अफगान युद्ध करेंगे, ये सब युद्ध जो भी मिलाने का विस्तार करने की नीति है, तिब्बत अभियान वगैरह, इन सब के लिए सेना कौन सी लेके जाएंगे, यही सेना लेके जाएंगे। जबकि सेना का खर्चा उन्हें देना, हमारा पैसा नाम के लिए सेना उनकी, अभियान अपना करेंगे, सेना किसकी लेके जाएंगे, दिवाली लेके जाएंगे जिसका खर्चा हम लोग दे रहे हैं। तो ये फायदा हो गया अंग्रेजों को। लेकिन नुकसान क्या हो गया, नुकसान ये हो गया कि इसी सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से कुछ भारतीयों ने विरोध कर दिया तो अंग्रेज भारत में बहुत सारे युद्ध में उलझ गए। जगह जगह में विरोध हो जाएगा, जैसे कि मराठा युद्ध ही हो जाएगा, तीसरा मराठा युद्ध हो जाएगा। तो अंग्रेज यहाँ पर युद्ध में भी उलझ जाएंगे, लेकिन फायदा ये हो जाएगा कि अंग्रेजों को कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा और बहुत बड़ी सेना उनकी हो गई। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी कि सहायक संधि प्रणाली का जनक कौन है, दोनों विकल्प आपको मिल जाए तो कौन सा लगाना है, लॉर्ड डुप्ले लगाना है। क्वेश्चन ब्रिटिश सहायक संधि प्रणाली का जनक कौन है तो कौन लगाना है, बेलेटली लगाना है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, हैदराबाद का निजाम। 4 राज्य आपको इसे मुझे दे दिए और पूछेगा सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को क्रम से लगाओ। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम, फिर हो जाएगा मैसूर, फिर अवध और फिर पेशवा। या फिर 4 राज्य कर दे देगा और जरा कुछ समय दे देगा, कहेगा कौन सा सुमेलित नहीं है, पता लगे लिख दिया। हैदराबाद का निजाम 1798, मैसूर 1799, अवध 1800, पेशवा 1802। कौन सा गलत हो जाएगा, अवध गलत हो जाएगा क्योंकि अवध ने 1800 में नहीं 1801 में स्वीकार की। ठीक, ये कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट की तरफ पूछा जाए अगर मेंस में तो सहायक संधि के आपसे कॉन्सेप्ट पूछी जाए तो ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं। प्रावधान क्या कहते हैं, सहायक संधि का प्रभाव पूछा जाए तो भारतीयों पर क्या प्रभाव था, अंग्रेजों पर क्या प्रभाव था। भारतीयों के संदर्भ में भारतीय अंग्रेजों के हो गए गुलाम, क्योंकि उनकी विदेश नीति उनके यहाँ से चली गई, वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसके साथ युद्ध लड़ेंगे किसके साथ संधि करेंगे। दूसरी बात, भारतीय सैनिकों भारतीय राज्यों ने अंग्रेजी सेना को अपनी सेना की यानी कि अपनी सीमा की सुरक्षा का ठेका दे दिया, तो सिरदर्दी खत्म हो गई, उन पर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अब अधिकार भी खत्म हो गया, इस सेना पर उनका कोई खास बल नहीं चल सकता। ठीक, दूसरे तीसरी बात, अब भारतीय सैनिकों ने भारतीय राज्यों ने जितने जितने सहायक संधि स्वीकार की है उनके आंतरिक मामलों में ये रेजिडेंट क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। ठीक, तो समस्या हो रही ये भारतीय समझ में। अंग्रेजों के समझ में अगर देखें तो अंग्रेजों को बिना किसी खर्च के एक बहुत बड़ी सेना मिल गई, वो कहीं का भी अभियान कर सकते हैं, इसी सेना को लेके जाएंगे, लेकिन दिक्कत ये हो गई अब भारतीयों के साथ युद्ध में भी उलझ जाए। ठीक है, जो भी इस सहायक संधि को स्वीकार करने के बाद करेगा वो उसके साथ युद्ध में उलझ जाएंगे। जैसे पेशवा के साथ संधि की गई थी, संधि कौन सी थी, बेसिक की संधि। ऐसी करके बता दो, बेसिक की संधि के बाद अंग्रेजों के और मराठों के बीच एक युद्ध हुआ था, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। समय बता दो कब से कब तक हुआ, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, समय बताओ कब से कब तक हुआ दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। बेसिक की संधि के बाद हुआ, समय बताओ। विकल्प दे विकल्प दे पढ़ना ना पढ़ना, ऐसी करके बताओ। 1805 से 1807, 1802 से 1805, 1803 से 1804, 1803 से 1805, 1803 से 5 जी 5 बता पीछे 3 से 5 सही है, 3 से 5 2 से 5 और बता ऐसे सही लग सकता ना, ये देखने दिया कि यहाँ चावल भी देख के बता देते, इतना समझ नहीं लगता, तुमने पता नहीं कर दिया आपका कौन सा 3 से 4 1803 से 5 तक है, 1803 से 5 तक दूसरा युद्ध लड़ा गया, दो में संधि हो गई और दो में संधि के बाद 1803 से 5 तक युद्ध लड़ा जाएगा, 3 संधियां हो जाएंगी। देवगांव में संधि, फिर कौन सी जाएगी सूची अर्जुन गांव में संधि, सबसे लास्ट में एक हो जाएगी भोसले के साथ नहीं भोसले के साथ राजपुर घाट की संधि। 3 संधियां होंगी, तो ये 3 संधियां इसी युद्ध के दौरान होंगी, तो युद्ध में उलझ जाएंगे कि नहीं उलझ जाएंगे, युद्ध में उलझ जाए तो ये इसके लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया और इसी संधि को पूरे क्या कहते हैं, सहायक संधि प्रणाली। लेकिन फिर भी काफी हद तक अंग्रेजों का भारत में बहुत बड़े स्तर पे साम्राज्य का कायम हो गया इसी सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से। इसीलिए सहायक संधि प्रणाली में सबसे ज्यादा विस्तार जिसके द्वारा किया गया कौन है, लॉर्ड वेलिंगटन। अब इसके कॉन्सेप्ट सहायक संधि प्रणाली के प्रावधान, क्या सहायक संधि प्रणाली के प्रावधान, सहायक संधि प्रणाली के प्रावधान। नंबर 1, देशी रियासत को देशी हम यहाँ पे एक लड़का जो बकते हैं बढ़िया जाता है नहीं जाता है, चला जाता थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत जाने पता लगा हमसे लड़का ऐसे बकते रहा बढ़िया वो जा ही नहीं रहा। पहला पॉइंट, देशी रियासत को अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी, देशी रियासत को अपनी सेना भंग करनी पड़ेगी। सेना भंग को क्या मतलब, अपनी जैसे अभी तक देशी रियासतों की अपनी सेना थी, जैसे मान लिया अवध है, ठीक है, ये मैसूर है, मान लिया मैसूर अवध का किसी का एरिया में तो अवध के पास अपनी सेना होगी, मैसूर के पास अपनी सेना होगी, हैदराबाद के पास अपनी सेना होगी। अब अवध ने इन अंग्रेजों की सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार कर लिया, तो अभी तक जो अवध के बॉर्डर पे अवध के सैनिक लड़ते थे, अब अवध के सैनिक नहीं लड़ेंगे, अवध की सेना खत्म हो गई। इस अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, अंग्रेजी सेना। ठीक है, तो अब ये अपनी सेना खत्म करें, इनकी सुरक्षा के लिए कौन वहां पे बॉर्डर पे लगेगा, अंग्रेजी सेना लगेगी। ठीक है, तो ये देशी रियासत अपनी सेना को भंग करेगी। नंबर 2, देशी रियासत की सुरक्षा, देशी रियासत की सुरक्षा अंग्रेजी सेना करेगी, देशी रियासत की सुरक्षा अंग्रेजी सेना करेगी। नंबर 3, देशी रियासत का खर्च, देशी रियासत को
उस सेना का खर्च, देशी रियासत को उस सेना का खर्च देना होगा, देशी रियासत को उस सेना का खर्च देना होगा। अगला पॉइंट, किसी भी विदेशी व्यक्ति को, किसी भी विदेशी व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी पर, किसी भी विदेशी व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। अच्छा, देशी रियासत की, देशी रियासत की विदेश नीति, देशी रियासत की विदेश नीति अंग्रेज संचालित करेंगे, अंग्रेज संचालित करेंगे। संधि के प्रावधानों, संधि के प्रावधानों की देखरेख के लिए, संधि के प्रावधानों की देखरेख के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट, एक अंग्रेज रेजिडेंट राजधानी में रहेगा, राजधानी में रहेगा। ठीक है, देखो परिणाम, परिणाम, परिणाम देखो अंग्रेजों के संदर्भ में, अंग्रेजों पर इसके क्या परिणाम थे और भारतीयों पर क्या परिणाम, परिणाम अंग्रेजों के संदर्भ में। नंबर 1, बिना खर्च के, बिना खर्च के अंग्रेजों को, बिना खर्च के अंग्रेजों को, परिणाम लिख रहे हो आप, अंग्रेजों के संदर्भ में, अंग्रेजों पर इसके क्या क्या परिणाम थे। जैसे पहला अंग्रेजों के लिए देखो, बिना खर्च के अंग्रेजों को एक बड़ी सेना मिल गई, बिना खर्च के अंग्रेजों को एक बड़ी सेना मिल गई। नंबर 2, भारत में, भारत में फ्रांसीसियों के, भारत में फ्रांसीसियों के विस्तार का भय, फ्रांसीसियों के विस्तार का भय समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। मतलब कह रहे हैं कि किसी विदेशी व्यक्ति को अपने नौकरी में नहीं रखेंगे, जब किसी विदेशी को नहीं रखेंगे तो फ्रांसीसी को भी नहीं रखेंगे, जब फ्रांसीसी व्यक्ति उस राज्य में होगा ही नहीं तो काहे बात का खतरा। ठीक है, तो मतलब विदेशियों का भी खतरा समाप्त हो गया। और दूसरी, जब इनकी विदेश नीति अंग्रेज संचालित कर रहे हैं तो अभी जब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक पता लगे मैसूर का कर्नाटक के साथ युद्ध हो रहा है, कभी मैसूर का मराठियों के साथ युद्ध हो रहा है। अब मराठी भी शायद संधि स्वीकार कर चुके हैं, मैसूर भी शायद संधि स्वीकार कर चुके हैं। दोनों की बॉर्डर पे किसकी सेना लगी हुई है, अंग्रेजों की सेना लगी हुई है। ये दोनों आपस में युद्ध लड़ नहीं सकते, विदेश नीति कौन संचालित करेगा, अंग्रेज संचालित करेंगे। तो इस दोनों के बॉर्डर पे शांति स्थापित हो जाएगी। जब शांति स्थापित हो जाएगी तो फायदा किसको मिलेगा, अंग्रेजों को। व्यापार शांति हो सकता है। पहले ने मान लिया, हमने देखा था कि ये अलग अलग क्षेत्र से, साउथ वाला हमारा एरिया है, इस साउथ वाले एरिया वाला एरिया क्या है, ये मैसूर है, इसके इधर ये वाला एरिया क्या था, ये से होता था मराठा साम्राज्य है। तो इस मराठी मैसूर की अगर बात करें तो इस एरिया में यहाँ पर इनके बॉर्डर पर इनके मराठा सेना लगी हुई है, इधर इनके बॉर्डर में कितनी सेना लगी हुई है, ये मैसूर की सेना लगी हुई। दोनों ने देखो सहायक संधि स्वीकार कर ली, पेशवा ने भी कर ली और मैसूर ने भी कर ली। मान लिया कि यहाँ पर मराठों की जगह पर यहाँ पर 100 सैनिक लगे हुए थे और जब मैसूर के कितने सैनिक लगे हुए थे, 100 सैनिक लगे हुए थे। तो ये दोनों से सहायक संधि स्वीकार कर ली जाएगी। तो पेशवा से कहा जा रहा है कि देखो अभी 100 सैनिकों को खर्चा देते हो, एक 50 का खाली खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है, फायदा हो गया। पहले 100 लोगों का सैनिक वगैरह देते, अब 50 लोगों का खर्चा देना पड़ेगा। तो ये मान जाएगा।
50 लोगों का खर्चा इनसे ले लिया और 50 लोगों का खर्चा इनसे ले लिया। आप 200 सैनिक तैनात नहीं करते हैं, क्योंकि जब दोनों जगह पर अंग्रेजी सैनिक ही होंगे तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो कुछ जरूरी थोड़ी कि यहाँ पर 50 यहाँ पर आमने सामने जो सैनिक लगाए, तो ये आमने सामने सैनिक ना लगाकर ऐसे करके बॉर्डर पर केवल 100 सैनिक लगा देते हैं। पहले 200 सैनिक यहाँ पे लगते थे, अब वहाँ पे सैनिक कितने लग जाएंगे, 100 सैनिक लग जाएंगे। और 100 सैनिकों का खर्चा कौन दे रहा है, भारतीय। 50 सैनिक को महसूस झेलना है, 50 सैनिक पेशवा, इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा अंग्रेजों को नहीं देना है। और सेना किसकी है, अंग्रेजों की। कितना दिमाग लगाया कि ना कोई पैसा खर्च करना है और ना कुछ। और अब यहीं पे मान लीजिए 100 सैनिक लगे हुए हैं, इनको पता लगे बर्मा का अभियान चल रहा है, यहाँ से 50 सैनिक बुलाए, चलो 50 ये लोग 50 हमारे साथ, 50 यहाँ से बुलाए, 50 यहाँ से बुलाए, 50 ऐसे सबको बुलाया और वहाँ का अभियान करने चलेगा, बर्मा का अभियान करने चलेगा। अभियान अपना कर रहे हैं और सेना यहाँ की लेके जा रहे हैं, और सेना का खर्चा कौन दे रहा है, भारतीय खर्चा दे रहे हैं। दिमाग किसने लगाया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। और इससे पहले दिमाग किसने लगाया था, लॉर्ड डुप्ले ने लगाया। तो अगला पॉइंट उसके कि भारतीयों के बीच होने वाले युद्ध, भारतीयों के बीच होने वाले युद्ध समाप्त हो गए। भारतीयों के बीच होने वाले युद्ध समाप्त हो गए। भारतीय राज्यों पर भी अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित हुआ। अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित हुआ, किंतु अंग्रेज कई युद्धों में उलझ गए। किंतु अंग्रेज कई युद्धों में उलझ गए। ठीक है, अगला तो भारतीय संदर्भ। भारतीय में इसके क्या परिणाम है, भारतीय संदर्भ में तीसरा पॉइंट है। हाँ, तो भारतीय के संदर्भ में तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कौन सा वाला है, आपने एक बार भारतीय के बीच होने वाले युद्ध समाप्त हो गए। हाँ, तो ये अंग्रेजों के लिए फायदा है ना, भारतीय के लिए भारतीयों के फायदा हो जाएगा, तो इसको भारतीय वाले लिख सकते हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको है, अंग्रेजों को फायदा मिलेगा। अब से अगर अंग्रेज भारतीय आपस में लड़ रहे हैं, तो चाहे कोई जीते, चाहे भारत में से कोई से जीते, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा किसको झेलना पड़ रहा है, अंग्रेजों को। उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। अंग्रेज पूरी तरीके से व्यापारी हैं, तो बस उनका व्यापार प्रभावित रहो। अब ये दोनों नहीं लड़ेंगे तो फायदा किसका हो गया, अंग्रेजों का फायदा। जब बॉर्डर शांत होगा, आराम से व्यापार करते रहे। इसको हालांकि भारतीय संदर्भ में ले सकते हैं, अगर चाहे भारतीय वाले ले जाओ उसमें ले दे। अगर भारतीय वाले ले तो इस तरीके से लेंगे, भारतीय जो आपस में लड़ना बंद हो गए, तो भारतीयों के आपस में समक्ष लड़ गए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चाहे किसी में ले कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो भारतीय के संदर्भ में नंबर 1, भारतीय रियासतों का, भारतीय रियासतों की विदेश नीति, भारतीय रियासतों की विदेश नीति अंग्रेजों के हाथों में चली गई। अंग्रेजों के हाथों में चली गई। अगला पॉइंट, ये भारतीयों के लिए अपनी सुरक्षा के लिए, ये भारतीयों के लिए अपनी सुरक्षा के लिए अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी संप्रभुता गिरवी रखने के समान था। सुरक्षा मिल गई, संप्रभुता गिरवी रखी। अपनी सुरक्षा के लिए अपनी संप्रभुता गिरवी रखने के समान थी। अगला पॉइंट, रेजिडेंट ने भारतीयों के आंतरिक मामलों में
आंतरिक मामलों में रेजिडेंट ने भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। ठीक है, ये पूरे कॉन्सेप्ट हो गए आपके सहायक संधि प्रणाली के। ये इसके परिणाम हो गए अंग्रेजों के संदर्भ में, ये इसके परिणाम हो गए भारतीयों के संदर्भ में, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कुछ ये हो गई। ये पॉइंट एक पे और नोट कर लो कि सर्वप्रथम एक पॉइंट और नोट कर लो अलग से नोट करके कि सर्वप्रथम सहायक संधि को दक्षिण भारतीय राज्यों के संदर्भ में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने लागू किया था। ठीक है, ये लीजिए। अब एक क्वेश्चन देखो, अब एक क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखने का दे रहे उसको लिख के देखना अपने आप पढ़ के, इजी टॉपिक से रिलेटेड। ये क्वेश्चन क्या देखो कि सहायक संधि प्रणाली ने एक तरफ अंग्रेजों को भारत में सर्वोच्च शक्ति बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय राजाओं को उनका गुलाम बना दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने दिया है कि सहायक संधि प्रणाली ने एक तो जहां अंग्रेजों को भारत की सर्वोच्च शक्ति बना दिया, भाई भारतीय राजाओं को क्या कर दिया, उनका गुलाम बना दिया। इसको लिखना कैसे आपको, जब भी कोई क्वेश्चन आपको लिखना हो तो उस क्वेश्चन को आपको 3 पार्ट्स में आपको बांटना है। सबसे पहले उस क्वेश्चन की आपको प्रस्तावना तैयार करनी है, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन की आपको मेन बॉडी लिखनी है, जो सारा कंटेंट आएगा उसमें आ जाएगा, मेन बॉडी में आ जाएगा, और सबसे लास्ट में तो आपको कंक्लूड कर देना है। इसकी कंक्लूजन लिख देना है कि इसमें क्या क्या आपका है, कंक्लूजन लिखना है। इसका 3 पार्ट में आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। छोटा सा आपको क्या बनाना है, प्रस्तावना बनानी है, बढ़िया लगे, और लास्ट में इसको कंक्लूजन देके चलना है, इसका आगे के परिणाम दिखा देंगे। तो आपको मेन बॉडी जो क्या सबसे पहले प्रस्तावना किसने देना है कि भारत में सहायक संधि प्रणाली अंग्रेजों के समय सहायक से विलेजी के द्वारा लागू की गई थी। इससे पहले दक्षिण भारतीय राजाओं के संबंध में ये प्रणाली किसने लागू की थी, ठीक है। 2 पॉइंट है, उसने का दिया गया और उसका दिया गया। अब इसके बहुत शॉर्ट में इसके सारे प्रावधान लिखो कि सहायक संधि प्रणाली के क्या क्या प्रावधान है, और ये प्रावधान है। मेन कंटेंट आपको किस पर फोकस रखना है, इसके परिणाम पे, क्योंकि पूछ रहा है कि भारत में अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति बना दिया और भारतीय राजाओं को क्या कर दिया, गुलाम बना दिया। मतलब इसमें फोकस किस पे रखना है, आपको इसके परिणामों पर फोकस रखना है। तो इसको शॉर्ट में लिखिए। आप परिणाम बताओ कि किस तरीके से भारत में अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति बनाया। 2 पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट क्या है, अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति बनाया, और दूसरा पॉइंट क्या है, भारतीय राजा इसके गुलाम बन गए। तो पहले वाला बता दो कि कैसे करके अंग्रेज यहाँ पर सर्वोच्च शक्ति बन गए, इस तरीके से कि बिना खर्च के उनको बहुत बड़ी सेना मिल गई। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति। दूसरी बात, देशी रियासतें अब पूरी तरीके से अंग्रेजों पर अधीन हो गई, उनकी विदेश नीति को संचालित कर रहे हैं, अंग्रेज संचालित कर रहे हैं। भारत में किसी भी विदेशी व्यक्ति का कोई प्रभुत्व अब नहीं रहेगा, क्योंकि विदेशी व्यक्ति को अपने नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। कहीं पर भी उनको अभियान करने जाना है तो उनको विदेश से या फिर ब्रिटेन से किसी प्रकार की कोई सेना नहीं मंगानी है, यही की सेना मंगाएंगे, अभियान करने चले जाएंगे। अगला पॉइंट, ये देशी रियासतों में जो रेजिडेंट रहता है, ये रेजिडेंट क्या करेगा, ये देशी रियासतों के ऊपर अपना नियंत्रण बना के रखेगा। ठीक, इन्हीं चीजों के माध्यम से अंग्रेज क्या हुए, भारत में सुप्रीम हो गए। अब किस तरीके से भारतीय शासक ये अंग्रेजों के गुलाम हो गए, इनके बारे में बता दो कि भारतीय रियासतों ने क्या किया, सहायक संधि तो स्वीकार कर ली, लेकिन इसी सहायक संधि स्वीकार करने के कारण उन्होंने क्या कर दिया, अपनी विदेश नीति खो दी।
थी, मतलब एक तरीके से वो सॉवरेन नहीं रहेंगे, किसके अधीन हो जाएंगे, अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे। दूसरी बात इसी में देख लो कि भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में इस रेजिडेंट के द्वारा हस्तक्षेप किया जाने लगा। भारतीय राजा को क्या करना है, कैसे करना है, कि ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये रेजिडेंट डिसाइड करेगा, ठीक। तो इस तरीके से भारतीय राजा क्या हो गए, अंग्रेजी शक्ति के गुलाम हो गए। अब निष्कर्ष तौर पर निकाल दो कि अंग्रेजों की ये नीति एक सोची समझी रणनीति थी, जिसका मुख्य कारण यह था कि यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट अपना विस्तार कर रहा था और इसी संधि के कारण, साय संधि के कारण भारत नेपोलियन बोनापार्ट से बचा है। इस तरीके देखो 200 शब्दों में एक क्वेश्चन लिख के देखना, अभी ज्यादा हो जाए, अगर 200 से ज्यादा भी हो जाए टेंशन नहीं लेना, मैं लिख के देखोगे लिख पा रहे कर्म चल रही या नहीं चल रही, पहले लिखो इसको, 2-3 बार लिखो, एक ही क्वेश्चन 2-3 बार लिखोगे, आपने आप अपने शब्दों में सिमट जाओगे, समय भी हो जाएगा आपका लिमिटेड में और साथ भी हो जाएगा, ये एक साथ हो जाएगा। धीरे धीरे करके बीच में आपको क्वेश्चन इस तरीके से हां इंग्लिश में लिखना करो, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना करो, तुम लोग जैसे हम क्या बताएं, हम तो पहले हिंदी मीडियम में हैं, तो हम तो हिंदी मीडियम में करते थे, और बाकी कोई और कोई इंग्लिश मीडियम और कोई बाकी इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिख सकते, जैसे आप लेकिन ये ध्यान रखना, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, तो हिंदी नहीं आना, हाँ ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में, तो बीच में टर्म इंग्लिश के नहीं आना। टर्मिनोलॉजी जो है उसको देख के वाले हिंदी मीडियम के कई बार कंफ्यूजन लगती है कि हिंदी में क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको लिखना है कि किसी तरीके का रेजिडेंट लिखना है, तो आप ऐसे करके रेजिडेंट लिखेंगे, ये तरीका सही नहीं, ठीक है। लिखो रेजिडेंट, इसको हिंदी में नहीं लिखना है, लिखो रेजिडेंट को देवनागरी लिपि में से लिखो, वो भी शब्द आ जाए इंग्लिश का बहुत सारे शब्द होते हैं उनको हिंदी में ही यूज करते हैं, उसकी इंग्लिश आपको नहीं हिंदी में लिखना कि पता नहीं कंप्यूटर में आ जाए गड़ा के अंदर लिख रहा है, नहीं कंप्यूटर ही लिखो लेकिन उसको ऐसे करके कंप्यूटर ना लिखो, उसको ऐसे करके कंप्यूटर लिखो, हिंदी वाले लिख रहे हो और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ऐसे ठीक, भला अपने लिपि का ध्यान रखो, लिपि चेंज नहीं होती, ठीक। तो ये हमारी क्या हुई, एक पहले हिंदी की साइंस संधि हो गई। इसके बाद दूसरा हमारा कौन आ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अब डलहौजी की बात देख लेते हैं कि डलहौजी ने किस तरीके से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसी डलहौजी की नीतियों के कारण लास्ट में विद्रोह हो जाएगा 1857 का। जैसे ही वो बेलेजी डलहौजी क्या करेगा, इसको अवध को मिलाएगा, तो तुरंत इसके थोड़े ही समय के बाद, 1 साल के बाद अवध के मिलाने के कारण ही एक विद्रोह हो जाएगा 1857 का विद्रोह। और उसका कारण ये होगा क्योंकि अंग्रेजी सेना में जितने भी सैनिक आते थे वो सब सामान्यतः कहां से आते थे, अवध से ही आते थे। अवध को अंग्रेजी सेना की नर्सरी कहा जाता था, पौधशाला, क्योंकि जितने भी सैनिक हैं वो सब कहां से आते हैं, अवध से आते हैं। अब अवध बेकार हो गया, अवध बेकार हो जाएगा तो सैनिक के परिवार वाले बेकार होगा, तो सैनिक क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। अगली बार साम्राज्य की नीति में जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की बात करें 1848 से 1859। एक चीज ध्यान रखो, जैसे इतने गवर्नर जनरल थे, बहुत गवर्नर जनरल वायसराय वगैरह है, अगर इन गवर्नर जनरल वायसराय जब लिस्ट लेके बैठोगे और सोचो कि हम तो सब याद हो जाए, कर्म सब याद कर ले, नहीं याद कर पाओगे। जो भी गवर्नर जनरल आ रहा है बीच में, बस तुरंत उसका कार्यकाल रखो कि इस गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितना है, कार्यकाल आपको ध्यान होगा। और बाई चांस आप अगर मिलाने को आ जाए तो आप मिला लो, इसको किस तरीके से करना है, वरना सारी लिस्ट तैयार कर दी कि हाँ पहले तो ए से लेकर जेड तक जितने भी गवर्नर जनरल आए हुए हैं सबका लिख लिया, फ्लैग से लेकर माउंटबेटन तक पूरा लिख लिया और बस सबके रखने डेटे में नहीं आ रहा, ठीक है। जो भी बीच में गवर्नर जनरल आ रहा है तुरंत उसका समय देखो, उसका समय कितना है, बस समय ध्यान होगा, आपको बीच की याद रखनी इस तरीके से। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करें तो 1848 से 56 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन रहेगा, लॉर्ड डलहौजी। इसी 3 नीतियों में सबसे खास नीति है, वो नीति कौन सी है, गोद निषेध नीति। ये देखो गोद निषेध नीति क्या थी, गोद निषेध नीति की बात करें तो जैसे भारत में हमेशा से पुत्र उत्तराधिकार का कॉन्सेप्ट रहा है, तो पुत्री उत्तराधिकार का चलता है, पुत्र पुत्री समान जो संपत्ति में अधिकार दिए जाते हैं। पहले हमेशा से पुत्र उत्तराधिकार का सिस्टम रहा है कि राजा का जो पुत्र है वो उसके उत्तराधिकार को आगे बढ़ाया जाए। अगर किसी राजा का उसका वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसका पुत्र नहीं है, तो हमारे यहाँ हमेशा से कॉन्सेप्ट चला कौन सा, गोद लेने का। किसी बच्चे को गोद ले लिया, उसका बढ़िया तरीके से उसी तरीके से पूरा प्रोग्राम वगैरह चाहते थे, बहुत धूमधाम से सब करते थे। अंग्रेजों के समय क्या किया गया, लॉर्ड डलहौजी के समय इस गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसको क्या कहते हैं, गोद निषेध नीति। इसके द्वारा कहा गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कि देखो भारत में कुछ रियासतें ऐसी हैं जो हमारे अधीन हैं, इसको कहते हैं अधीनस्थ रियासतें। कुछ रियासतें ऐसी थी जो कैसी हैं, जो अधीनस्थ रियासतें। कुछ रियासतें ऐसी थी जो हमारे द्वारा स्थापित हैं,
रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रियासतें थी, जिन पर अंग्रेजी नियंत्रण कभी भी स्थापित नहीं हुआ। स्वतंत्र रियासत तीन हिस्सों में बांट दी डलहौजी ने। भारत की जितनी भी रियासतें थी उसको तीन हिस्सों में बांट दिया। एक ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेजों के अधीन होकर कार्य कर रही थी, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुकी थी। एक रियासतें ऐसी थी जिनको अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित किया गया था, और तीसरी रियासतें ऐसी थी जो पूरी तरीके से स्वतंत्र थी, जिन पर अंग्रेजों का कभी भी कोई नियंत्रण लागू नहीं हुआ। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहती थी भारतीय शासकों को कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित है या अंग्रेजों के अधीन है, स्पष्ट ही नहीं रहता था ये क्या। लेकिन फिर भी हम लोग अगर हल्का फुल्का अंदाजा लगाएं तो जैसे कि मैसूर 1799 में जब मैसूर में बोडियार वंश की स्थापना की गई, तो मैसूर का नाम कुछ पता पहले ही फिर से स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ऐसा का बच्चा बनाया गया था। तो ऐसी रियासत को क्या कहते थे? स्थापित रियासत, जिसको फिर से स्थापित किया गया किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अब कोई ऐसी रियासत जो पहले चली आ रही है उसको अंग्रेजों का अधीन होगी, जैसे कि मराठा पेशवा, ठीक है, कैसी हो जाएगी भाई? अधीनस्थ हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये तरीके का अंदाजा लगा है, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था कि अगर अंग्रेजों के लिए अधीनस्थ है तो अधीनस्थ है, अंग्रेजों के लिए स्थापित है तो स्थापित, मतलब कोई ज्यादा वो अंतर नहीं था। ये वाली तो खैर क्लियर थी कि हाँ जो अंग्रेजों के दिन कभी भी नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि जो स्वतंत्र रियासतें हैं इनके मामले में तो हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे जो वैध उत्तराधिकारी हो या ना हो, चाहे गोद ले, चाहे किसी दान में दे दें, हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे जैसे अपना रियासत चलाए आप भी चलाते, ठीक कोई बात नहीं। इन दोनों के बारे में कहा गया कि जो अधीनस्थ रियासतें हैं इनको गोद लेने से पहले क्या करना पड़ेगा? हमसे अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है और तुम गोद लेना चाहते हो तो पहले हमसे अनुमति लो। हमारा मन चाहे अनुमति दे या ना दे, सामान्यतः अनुमति नहीं देगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट रहता है। स्थापित रियासतों का नाम कहा गया कि अगर इनका वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो इनको गोद लेने का अधिकार नहीं होगा, और इनकी रियासतें हम हड़प लेंगे, वो तो हमारे द्वारा ही स्थापित की गई रियासत है। जब तक ये जीवित हैं तब तक है, और जिस दिन ये जीवित नहीं रहेंगे उस दिन इनका कोई उत्तराधिकारी ऐसा स्वीकार नहीं किया जाएगा जो इनका वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा, ठीक। तो अधीनस्थ रियासतें अनुमति लेनी पड़ेगी, जो स्थापित रियासतें हैं इनको गोद लेने की अनुमति नहीं की होगी, और इनसे हमें कोई मतलब है नहीं। ऐसी रियासतों को कैटेगरी में बांटा गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कहा गया कि जिसका वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा उसकी जो हमारी रियासत है उसको क्या कर दिया जाएगा? हड़प लिया जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प नीति। और जिस रियासत को हड़प लेंगे उस रियासत का क्या हो जाएगा? बेखुदत हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बेखुदत का सिद्धांत, ठीक है। तो मतलब ये था कि गोद निषेध नीति के तहत उसने केवल और केवल रियासतों के गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया कि गोद नहीं ले सकते जिनका वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा। और इसी गोद निषेध नीति के तहत कुछ राज्य उसमें मिला दिए थे, और जिनमें मिलाया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? सतारा। दूसरा कौन सा है? जयपुर। तीसरा संबलपुर, फिर बघार, फिर उदयपुर, फिर झांसी, और लास्ट में नागपुर। एक बार ऐसे बोलो सभी आप लोग। नंबर 1 सतारा, फिर जयपुर, संबलपुर, बघार, उदयपुर, झांसी, नागपुर। 7 राज्य इसी करके याद हो जाएंगे। फिर एक बार देखिए बता दो। नंबर 1 सतारा, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 संबलपुर, नंबर 4 नंबर 5 उदयपुर, नंबर 6 झांसी, नंबर 7 नागपुर, ठीक है। 7 राज्य। अब एक बार मिला देंगे इसको, यही याद हो जाएगा 7 के 7। पहला कौन सा है? सतारा, नंबर 2 जयपुर, नंबर 3 संबलपुर, नंबर 4 बघार, नंबर 5 उदयपुर, नंबर 6 झांसी, नंबर 7 नागपुर। ये 7 राज्य हैं जिनको इस गोद निषेध नीति के तहत मिला गया। आप समझ लो पहला कौन सा हमारा? तो सतारा, फिर जयपुर, फिर संबलपुर, फिर बघार, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। ये 7 राज्य हैं जिनको डलहौजी ने गोद निषेध नीति के तहत मिला दिया। आप समझ लो 17 के बारे में समय कितना हो जाएगा? 1848। जयपुर 49, संबलपुर 49, बघार 50, उदयपुर 52, झांसी 53 और नागपुर 1854। ऐसे इन राज्यों को इसने गोद निषेध नीति के तहत मिला दिया। जब मिला दिया तो इन राज्यों में जो सबसे ज्यादा विरोध किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? वो झांसी के द्वारा किया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा सबसे ज्यादा विरोध किया गया। और जब विरोध किया गया तो विरोध जब
नहीं चल पाया तो 1857 में जब सेना का विद्रोह होगा तो उसी सेना का विद्रोह झांसी में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। ठीक, तो उस विद्रोह का नेतृत्व करने का कारण यही है। और आगे हम लोग देखिए, थोड़े समय पहले हम लोग देखा था 3 मराठा युद्ध हुए थे। एक युद्ध हुआ था 1817 से 18, ये कौन सा था? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। और इसी युद्ध के दौरान जो मराठा पेशवा थे इनका नाम था बाजीराव सेकंड। इन्हीं बाजीराव सेकंड के साथ पूना की संधि की थी और पूना की संधि के द्वारा बाजीराव द्वितीय के पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था और पूना पर अंग्रेजी नियंत्रण हो गया और बाजीराव द्वितीय को कहां भेज दिया गया था? कानपुर के बिठूर में, याद आ रहा है, निर्वासित करके भेजा था। अब इनको कानपुर के बिठूर भेज दिया गया और उनको पेंशन दे दी गई, मराठा पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। इन्हीं का एक दत्तक पुत्र है, उनका क्या नाम है? नाना साहेब। नाना साहेब। जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई तो बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन खत्म कर दी गई। जब पेंशन खत्म कर दी गई तो नाना साहेब मांग रहे हैं, कहना पापा को पेंशन मिलती थी, पेंशन तो हमारे पापा को पेंशन काय बात की मिलती थी? उनको व्यक्तिगत रूप से मिलती थी, कोई वंशानुगत पेंशन थोड़ी थी। पेशवा का पद तो समाप्त हो गया तो नाना साहब ना या तो पेंशन दो वरना विद्रोह कर देंगे। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? नाना साहब। ठीक है, और ये तो पढ़ेगा 1857 का विद्रोह तो उसमें देखोगे जितने भी लोग का इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं सबके अपने अपने हित हैं। ठीक है, सब अपने अपने लिए लड़ रहे हैं, किसी के अंदर भी उसमें देशभक्ति की भावना नहीं है, बस अपने अपने लड़ रहे हैं। झांसी की रानी को उनकी झांसी मिल जाती तो विद्रोह ना करती, इनकी पेंशन मिल जाती विद्रोह ना करते। कुंवर सिंह बिहार में उनकी पेंशन मिल जाती विद्रोह ना करते। ठीक है, बरेली में खान बहादुर खान जमींदारी मिल जाती विद्रोह ना करते। ये सब लोग केवल और केवल हाँ मौका मिल गया तो उसी मौके का इन लोगों ने फायदा उठा लिया और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम किया। उस समय इन लोगों ने अगर भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम किया तो यही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हाँ राष्ट्रवाद फीलिंग उस समय इससे पहले आ नहीं पाई। ठीक, केवल इनके अपने हित विभाग के। तो सबसे ज्यादा विरोध किसके द्वारा किया गया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। ये क्षेत्र याद रखते हैं कौन कौन से क्षेत्र ने कब कब इस नीति को स्वीकार किया। तो इसमें बस आपको जो चीज याद रखनी है, बाकी का कॉन्सेप्ट आपको ये पता रखना है कि पूर्ण निषेध नीति ठीक है। तो इसमें मैंने एक पॉइंट नोट कर वेरी नगर डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, लॉर्ड डलहौजी। पहला पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में देशी रियासतों के द्वारा, देशी रियासतों के द्वारा गोद लेने पर, गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अतः अनेक देशी रियासतों को, अतः अनेक देशी रियासतों को इस आधार पर, अनेक देशी रियासतों को इस आधार पर हड़प लिया गया, हड़प लिया गया। ठीक है, अनेक देशी रियासतें पहले बताइए थी, जो रियासतें हैं इन्हीं सभी रियासतों को क्या कर दिया गया था? गोद निषेध नीति के आधार पर मिला दिया। अब देखो ये नीति हमारी कौन सी चलती है? डलहौजी की कुशासन की नीति। कुशासन की नीति की अगर बात करें तो कुशासन की नीति के आधार पर जिस राज्य को मिलाया गया था वो कौन सा था? अवध के बारे में देख लेते हैं कि क्या। अवध की अगर बात करें तो आज का जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये उस समय क्या कहलाता था? अवध रियासत कहलाती थी। अवध की अगर बात करें तो अवध की उस समय राजधानी कहाँ थी? लखनऊ। लखनऊ, इससे पहले फैजाबाद होती थी। 1775 के आसपास राजधानी कहाँ लाई गई थी? लखनऊ में लाई गई थी। तो इस समय राजधानी हो जाएगी यहाँ की लखनऊ। यहाँ के शासक अगर पूछे जाए कि शासक या अवध के अंतिम शासक ये कौन हो जाएंगे? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह ये हो जाएंगे अवध के अंतिम नवाब। इनकी पत्नी के तौर पे पूछा जाए इनकी शासिका यहाँ की, अवध की शासिका अगर पूछी जाए तो कौन हो जाएगी? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल
ये यहाँ की शासिका हो जाएंगे। इनका एक पुत्र है, वैध उत्तराधिकारी है, इस पुत्र का नाम है विरजिस कादिर। विरजिस कादिर ये अपने पुत्र को शासक बनाना चाहती हैं बेगम हजरत महल, लेकिन अंग्रेजों ने इनके शासन को स्वीकार करने से मना कर दिया। ना यहाँ पर शासन नहीं है, कैसा है, कुशासन है, और कुशासन के आधार पर लखनऊ यानी कि अवध को मिला दिया गया। वाजिद अली शाह की अगर बात करें तो ये मतलब कल्चर बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे और इनको अख्तर पिया के नाम से जानते हैं। अख्तर पिया ये इनको कहते थे, अख्तर पिया। और इनको क्या कहते थे, महक परी। ये लोग कल्चर बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, संगीत वगैरह को लखनऊ बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। नवाबों की नगरी बोलते हैं लखनऊ को। तो वाजिद अली शाह इनको अख्तर पिया के नाम से जानते थे, अवध के अंतिम नवाब थे। और बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जानते थे। इन लोगों ने किसको अपना उत्तराधिकारी स्वीकार कराना चाहा, ब्रिटिश कादिर को, लेकिन अंग्रेजों ने अवध पे किसी प्रकार का उत्तराधिकार मानने से मना कर दिया और कहा अवध में क्या है, अवध में कुशासन है। और कुशासन के लिए लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेज उस समय एक था यहाँ का रेजिडेंट था, उसका नाम था जेम्स आउट्रम। तो आउट्रम से रिपोर्ट तैयार करवाई थी, आउट्रम से रिपोर्ट तैयार कराई, उसी रिपोर्ट को लंदन में प्रस्तुत कर दिया और उसी रिपोर्ट के आधार पर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। तो क्वेश्चन अगर आपसे किसकी रिपोर्ट के आधार पर मिलाया गया कौन हो जाएगा, आउट्रम हो जाएगा। इससे पहले कर्नल स्लीमन एक शासक होता, एक रेजिडेंट होता था स्लीमन। तो स्लीमन ने रिपोर्ट बनाई, मना करने के नाम गलत काम नहीं करेंगे। और वो कह रहा है कि अगर हमने रिपोर्ट बना के दे दी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग तो ये सोचेंगे कि अवध में तो एक तरीके से शासन अंग्रेजों का ही है और यहाँ पे शासन हो चाहे कुशासन हो, जिम्मेदारी किसकी है, अंग्रेजों की है, इसमें तो अंग्रेजों का नाम खराब होगा। मुस्लिम कह रहा है हमको एक अवध से ज्यादा प्रिय हम लोगों का नाम है, ऐसे चाहे 10 अवध चले जाए लेकिन नाम खराब हमारा नहीं होना चाहिए। वो दुनिया भर में क्या सोचेंगे कि तुम कह रहे अवध में कुशासन है, जबकि अवध आज से 55 साल पहले ही सहायक समिति स्वीकार कर चुका है। तो पूरा सिस्टम किसका चलता है, अंग्रेजों का ही चलता है। तो यहाँ पर बढ़िया शासन हो, बेकार शासन हो, जिम्मेदारी किसकी बनती है, अंग्रेजों की बनती है। आज हमने रिपोर्ट बना के देखी कि कुशासन है, तो दुनिया भर के लोग पूछेंगे कुशासन किसकी वजह से है, कुशासन हमारी वजह से। नाम खराब होगा कि नहीं होगा। तो मिलाने की अपेक्षा अगर मुझे लग रहा है कुशासन तो उसको शासन में कन्वर्ट करो, तो डलहौजी का तो खाली नाम करें कुशासन के लिए, वो तो मिलाना ही है। तो उसका ट्रांसफर करवा दिया और यहाँ पर रेजिडेंट उसको बना दिया आउटरम को। आउटरम से रिपोर्ट तैयार कराएंगे, रिपोर्ट तैयार करोगे कि ट्रांसफर लोगे, कहना रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो आउटरम ने रिपोर्ट बना के दे दी और इसी आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय कर दिया। जब विलय कर दिया तो 1857 में जब अवध में विद्रोह होगा तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करेंगे, बेगम हजरत महल, और इनके पुत्र ब्रिटिश कादिर के लिए यहाँ का नेतृत्व किया। तो अवध में नेतृत्व करने का कारण ये है, 1857 में विद्रोह हुआ, ये नेतृत्व करने का कारण ये है कि अवध को मिला। ठीक, इसको नोट कर लो अवध का विलय, अवध का विलय, उसी का जरूरी अवध का विलय। पहला पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में, लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर, आउटरम ये लिखा, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय किया गया, अवध का विलय किया गया। अवध में, अवध में कुशासन की स्थिति, कुशासन, कुशासन मतलब पूरा शासन, अवध में कुशासन की स्थिति बताई गई, अवध में कुशासन की स्थिति बताई गई। इस समय अवध के नवाब, इस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, अंतिम नवाब, वाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे, जिन्हें
अख्तरपिया, जिन्हें अख्तरपिया कहा जाता था, जिन्हें अख्तरपिया कहा जाता था। जैसे ने किया था इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, बाकी दलीशा गिरफ्तार हुए हैं, तो नेतृत्व कौन करेंगे? गिरफ्तार करेंगे। तो शासन करने के गुण तो है ही है भाई, जो व्यक्ति जिसके भी साथ में रहेगा वैसी क्वालिटी तो सीख जाएगा। अब राजा महाराजा के साथ में रह रही हैं तो इतना तो नेतृत्व करना आ ही जाएगा। इनको गिरफ्तार कर दिया गया था उसमें, जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो फिर नेतृत्व कौन संभालेंगे? तो शासन बाजी जैसा अंतिम होगा उनको अख्तरपिया के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट, इनकी पत्नी बेगम हजरत महल के नाम पे कौन सा चौराहा है? हजरत चौराहा इन्हीं के नाम पे। तो इनकी पत्नी बेगम हजरत महल को महकपरी कहा जाता था, महकपरी कहा जाता था। इनका पुत्र विरजिस कादिर था, इनका पुत्र विरजिस कादिर था। पहले की जो मध्यकाल की या प्राचीन काल की भारत की महिलाओं को जो बहुत अच्छे तरीके से शासन करने से पहले एक महिला थी रजिया, रजिया। तो रजिया उसका इल्तुतमिश का पुत्र था, तो इल्तुतमिश अपना पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहता, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, बेचारा बड़ा दुखी रहता था, किसको शासक बनाए, बदरुद्दीन फिरोज बड़ा नालायक टाइप का आदमी था, किसको बनाए। तो ग्वालियर ज्ञान पे गया हुआ है और वहाँ पे देख रहा है पुत्री भी शासक चलती रही, अपनी शासक गई हुई, अब वहाँ ग्वालियर ज्ञान कर रहा है। तो जिस तरीके से वो सेना का नेतृत्व कर रहा है, ठीक उसी तरीके से सेना का नेतृत्व कौन कर रजिया कर रही है। तो बड़ा एकदम हैरान है कि पुत्री होकर इतना बढ़िया तरीके से नेतृत्व कर रही है। फिर उसको दिल्ली भेजने पे तुम चलोगे ना, थोड़ा निपटा के आते। दिल्ली पहुंचाया उसको, तो उसने दिल्ली का प्रशासन भी अच्छे से संभाला। इल्तुतमिश सोचा कि बदरुद्दीन फिरोज शाह तो बढ़िया ही है, ठीक है, चलो हमारा पुत्र मर गया, लेकिन उसकी अपेक्षा रजिया सोचा बहुत जो है काबिल लड़की है, तो उसने अपना उत्तर देगा। किसको बनाया? रजिया को बनाया। उस समय का एक इतिहासकार होता है मिनाजुद्दीन सिराज, उनकी पुस्तक है तबकाते नासिरी। तो तबकाते नासिरी को क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि रजिया में शासक बनने के सारे गुण मौजूद थे, केवल एक गुण था, और वो गुण कौन सा था? उसका महिला। बस यही जो गुण था कि वो महिला है। तो मध्यकाल के जो अमीर वर्ग के लोग, अमीर वर्ग मतलब उस समय के अधिकारी, तो अमीर वर्ग के लोग हैं, वो ये मेंटालिटी उनकी इस तरीके की को ये स्वीकार नहीं कर पा रहे कि महिला के लिए शासन करे। हम लोग अधिकारी में हमारा बॉस एक महिला, ये चीज स्वीकार नहीं कर पा। तो मिनाजुद्दीन सिराज ये कहते हैं कि उसमें शासक बनने के सारे गुण मौजूद हैं, केवल ये गुण कौन सा है? उसका महिला। बस महिला अगर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे उनके सामने पेड़ थे। तो उसको कितना षड्यंत्र करके मारा गया, जो पढ़े अधिकारी कितना षड्यंत्र करके मारा गया। तो ये कोई ऐसा बोले कि हाँ ये महिला है तो नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। लखनऊ में बहुत बढ़िया तरीके से नेतृत्व किया गया था इन्हीं के द्वारा। अगला पॉइंट उसका अवध को ब्रिटिश सेना की नर्सरी, अवध को ब्रिटिश सेना की नर्सरी यानी कि पौधशाला, ब्रिटिश सेना की नर्सरी यानी कि पौधशाला कहा जाता था, ठीक है। ये हो गए डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियां। बाकी के तीनों युद्ध के माध्यम से जो मिलाए गए थे उनको शॉर्ट में बच्चिए ना देखो कि क्या देखो, हम लोग का मराठा युद्ध हुआ था दूसरा वाला, तो मराठा युद्ध के माध्यम से जिसको मिला दिया, मराठों को मिला दिया डलहौजी के, हैं क्या वो देखो मराठों को मिला दिया। तीन है हमारे युद्ध के माध्यम से, एक देखो कौन सा है, एक हमारा हो जाएगा मराठा साम्राज्य हो जाएगा, इसको मिलाया जाएगा। मराठा साम्राज्य के साथ साथ मराठा साम्राज्य को कह सकते हैं पंजाब, नहीं मराठा के पंजाब, मराठा साम्राज्य पंजाब, एक पंजाब को मिलाया जाएगा। पंजाब के अलावा दूसरा कौन सा मिलाया जाएगा? बर्मा, और बर्मा के बाद एक कौन सा क्षेत्र मिलाया जाएगा? सिक्किम। ऐसे करके तीन क्षेत्र मिलाए जाएंगे इसके द्वारा। देखो पंजाब की बात करें तो पंजाब के साथ अंग्रेजों के 2 युद्ध हुए थे। जब 2 युद्ध हुए थे तो दूसरा युद्ध होगा और दूसरे युद्ध के दौरान पंजाब को मिला दिया जाएगा। और इस समय यहाँ के शासक कौन है? दिलीप सिंह, उनको भेज दिया जाएगा लंदन पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ चुके हैं। ये साम्राज्य किसके दिन हो गया? अंग्रेजों के जो में। बर्मा की बात करें तो अंग्रेजों का
बर्मा के साथ 1824 से 26 के बीच में एक युद्ध हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह से पहले एक शासक थे महाराजा दिलीप सिंह, रणजीत सिंह से पहले उनके बारे में आपको वो उनके पिताजी थे, महासिंह के पिताजी। उन्होंने भी शासन किया और युद्ध भी लड़े थे। उनका शासन बताओ, उनका कैसे कैसे लगे वो पूछना चाहते हैं। अच्छा, उनका बेसिक स्टार्टिंग का बहुत पता नहीं, जो चीज पूछी नहीं जाती उसको नहीं लेते, अच्छी नहीं लेते। कुछ नहीं करेंगे, उनके बारे में बताओ। अच्छा, उनके पूर्वजों के बारे में थोड़ा बता, उनकी सास सदा और वगैरह उनके पूरे इतिहास में उनकी सास रही है, उनको पूरे को बना था काउंसिल बनी, काउंसिल माध्यम से आप कुछ पूछ सकते हैं ना? नहीं जैसे उनसे पहले को पूछा नहीं जाता, इतिहास इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। देखो ऐसा ना कि इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि अगर इतिहास पढ़ते रह जाओगे तो इतिहास भी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ को उतना ले लेते हैं इतिहास जितना आप लोगों के काम का है और हमारा उतना समय में निपट जाए। अब पता अगर केवल पंजाब का अगर सिख साम्राज्य ले ले तो पंजाब का सिख साम्राज्य 3 दिन का टॉपिक है, ठीक है, और हमें ब्रिटिश इंडिया 2 दिन का ठीक है, हमें ब्रिटिश बता देंगे, उसको तफसील अलग से बता देंगे, ठीक है। फिलहाल वो युद्ध में नहीं पूछा जाएगा, अलग से बता देंगे, आपसे टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, फिर अगर इसे जानने की इच्छा है कि ना हमें थोड़ा सा पता लग जाए यूनिवर्सिटी को बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पंजाब को इधर मिला लिया, दूसरा कौन सा हमारा बर्मा। तो अंग्रेजों का बर्मा के साथ एक युद्ध हुआ था 1824 से 26 के बीच में और एक संधि हो जाएगी, उस संधि को हम लोग कहते हैं यांडाबू की संधि। बर्मा के साथ एक संधि हो जाएगी यांडाबू की संधि। इस यांडाबू की संधि के बाद बर्मा में जो आज का म्यांमार है, इस बर्मा में अंग्रेजों को व्यापार करने की सुविधाएं प्राप्त हो गई थी। अभी बताओ बर्मा में जाके अंग्रेज व्यापार करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि बर्मा के नियम कायदे कानूनों को नहीं मानेंगे, नियम कायदे तो वहां के माननी पड़ेंगे। ये वहां पर जाकर उनके नियम कायदे कानूनों को नहीं मानते हैं, इसी वजह से बर्मा की सरकार ने अंग्रेजों का विरोध कर दिया। जब विरोध कर दिया तो डलहौजी ने बर्मा के खिलाफ और निचले बर्मा को मिला लिया। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के साथ इससे पहले युद्ध हुआ था आंध्र नेपाल युद्ध 1813 से 1823 तक एक अंग्रेज हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स, उसके बाद 1816 में युद्ध हुआ था आंध्र नेपाल युद्ध। और आंध्र नेपाल युद्ध के बाद सिक्किम में भी अंग्रेजों को काफी हद तक छूट मिल गई, व्यापार करने जाते हैं, वहां के नियम कायदे कानूनों को नहीं मानते। जब नियम कायदे कानूनों को नहीं मानेंगे तो सिक्किम के शासकों ने विरोध कर दिया, जो विरोध करेगा उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, तो सिक्किम को मिला दिया। तो 3 क्षेत्र डलहौजी की तरफ कौन सी नीति के माध्यम से मिलाए गए हैं, युद्ध की नीति पर। तो डलहौजी की 3 नीतियां, ये कौन सी है, गोद निषेध नीति, दूसरी कौन सी शासन और तीसरी कौन सी युद्ध की नीति। ये भी ध्यान रखना है कि ये साम्राज्य मिलाए गए हैं और ये भी ध्यान रखना है कि कौन से साम्राज्य को कौन सी नीति के माध्यम से मिलाया गया। क्वेश्चन ऐसे करके आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गोद निषेध नीति के माध्यम से नहीं मिलाया गया। उसे पता लगे ऐसे करके दे दिया, एक 17, दूसरा दे दिया ऐसे करके झांसी, तीसरा ऐसे करके दे दिया संबलपुर और चौथा ऐसे करके दे देगा सिक्किम। और क्वेश्चन उसमें पूछा गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन सा राज्य गोद निषेध नीति के माध्यम से नहीं मिलाया गया। अब सोचो मैं तो चार पे चलो डलहौजी वाले पढ़े तो डलहौजी में चारों, और ये नहीं ध्यान पूछ कौन सा रहा है, पूछ रहा है गोद निषेध नीति के माध्यम से नहीं मिलाया गया। तो कौन सा गोद निषेध नीति के माध्यम से नहीं मिलाया गया, सिक्किम। मिलाए चारों डलहौजी के द्वारा किए हैं, लेकिन डलहौजी की कौन सी नीति के द्वारा कौन सा मिलाया गया ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज तो गोद निषेध नीति कौन से हैं, युद्ध नीति कौन से हैं और कुशासन में कौन से हैं। कुशासन में आपको एक होता है कि कुशासन के आधार पर एक राज्य और मिलाया गया था, वो राज्य कौन सा था, मैसूर, किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किस रियासत को मतलब कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य मिला लिया गया। ये ना कहे कि डलहौजी मिलाया या किसने मिलाया, तो इतना पूछे कि किस रियासत को कुशासन के आरोप में अंग्रेजी साम्राज्य मिला दिया गया। और उसमें ऐसे पहला विकल्प मान लीजिए क्या ऐसे करके पंजाब, दूसरा विकल्प मान लीजिए मिला ऐसे करके ये मैसूर, और तीसरा विकल्प मिल गया मान लिया ऐसे करके झांसी, और चौथा विकल्प मिल गया ऐसे करके इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में कुशासन के आरोप में लगा। इतना सरल क्वेश्चन बताइए नहीं नोट का है, ठीक है, चौथा लगा के चलिए। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैसूर को मिलाया गया है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि डलहौजी ने मिलाया है किसने मिलाया, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी रियासत को गोद निषेध इसके कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य मिलाया गया था। तो कुशासन के आरोप में मैसूर को भी मिलाया गया था, वो बात और है कि डलहौजी ने नहीं मिलाया, ठीक है, बेंटिंग ने मिलाया गया, इसको बाद में उसको फ्री कर दिया गया था। तो अगर इसमें आपद ना मिले तो कौन सा ध्यान रखना है, मैसूर भी ध्यान रखना है। साइड में एक जगह नोट करो ऐसे कर लो कि मैसूर
कुशासन के आरोप में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मिलाया गया। मैसूर को कुशासन के आरोप में लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैसूर को कुशासन के आरोप में लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 तक गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मिलाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय मिलाया गया। ठीक, इतनी बातें हमारी हो गई अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति में। अब देख लेते हैं अंग्रेजी साम्राज्य के दिन संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, तो संवैधानिक विकास किसके दिन? केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन, ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन जो भी हमारा संवैधानिक विकास होगा, कौन कौन से एक्ट वगैरह आए हैं, दो स्टेप में लोग देखेंगे। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन संवैधानिक विकास देखेंगे, बाद में अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाएगा क्राउन का, तो क्राउन के दिन देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन कौन कौन से संवैधानिक विकास हुए? सबसे पहले एक एक्ट आया था, इस एक्ट का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्या था? इसमें कौन कौन से प्रावधान थे इसमें देखेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक अगला मेन एक्ट आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये बीच में निकल जाएगा 1781, लेकिन उसमें कोई खास बात नहीं थी। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। एक बार क्वेश्चन किसी ने पूछा गया था, द्वैध शासन किसी ने पूछा था कि ये पूछा था, यही से हमारा स्टार्ट हुआ दूसरा वाला द्वैध शासन। ठीक है, तो वो तीन तरीके के हमारे द्वैध शासन है, तीन तरीके के। एक यहाँ से द्वैध शासन स्टार्ट होगा, एक बार बंगाल वाला द्वैध शासन है, एक आएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, वो वाला सब अलग अलग तरीके के हैं। यहाँ से हमारा द्वैध शासन एक दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, और ये द्वैध शासन कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा 1858 के एक्ट में। ठीक है, वहां से खत्म हो जाएगा। फिर एक तीसरा द्वैध शासन स्टार्ट होगा 1919 के अधिनियम में, वो हमारे भारत के प्रांतों में द्वैध शासन है। ठीक है, सब अलग अलग तरीके के। आपको यही बताना है किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। द्वैध शासन तीन प्रकार के द्वैध शासन है, तो एक द्वैध शासन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। द्वैध शासन क्या है? जैसे ऐसे करके समझो कि हमारे यहाँ शासन कौन करते हैं? ब्रिटिश सरकार के गवर्नर से शासन करते हैं। इन ब्रिटिश सरकार के गवर्नर को नियुक्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन इसको अब 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक कॉन्सेप्ट कर दिया जाएगा कि इसको हटाना, कौन हटाने की जिम्मेदारी होगी? ब्रिटिश संसद। नियुक्त कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। हटाएगा कौन? ब्रिटिश संसद। तो दो लोगों का शासन हो गया। ये किसका? ये हो जाएगा यहाँ पर कंपनी का, डायरेक्ट दिख रहा है, और दूसरा इनडायरेक्ट किसका है? ब्रिटिश संसद। फिर इसको बुला के दूसरा, तो अलग अलग तरीके के हैं, इनको देखेंगे। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा अगला आ जाएगा 1793 का, 1793 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम के माध्यम से कंपनी के लाइसेंस को रिन्यू किया जाता था। ठीक है, तो 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 के चार्टर के बाद अगले दो सबसे खास चार्टर आ जाएंगे। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। इस 1813 के चार्टर अधिनियम से भारत में फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, मुक्त व्यापार का कॉन्सेप्ट। 1813 के चार्टर के बाद आ जाएगा 1833 का, 1833 का चार्टर अधिनियम, ये आ जाएगा, और इसमें मुक्त व्यापार को पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद आ जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम, और ये भारत में अंग्रेजी सरकार के द्वारा पारित किया गया अंतिम चार्टर। चार्टर के माध्यम से कंपनी का लाइसेंस बढ़ाया जाता था, ठीक 20-20 के लिए बढ़ाया जाता था। तो 1853 का चार्टर अधिनियम आ जाएगा, और 1853 के चार्टर अधिनियम के बाद लास्ट में आ जाएगा 1858 का भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम। बस इतने ही अधिनियम अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद के अधिनियम अंग्रेजी सरकार के समय के पढ़ेंगे, तो बाद में। आज हम लोग जो एग्जाम देते हैं, जो कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, कहाँ से शुरू होता है? 1853 के चार्टर अधिनियम से शुरू होता है कि सबके लिए कंपटीशन का एग्जाम होगा। अब इनमें क्या क्या है, इनको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। हम इसका आगे है हम लोग एक कर लेते हैं। इतने एक्ट हम लोग हमें देखेंगे। इस टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं? भारत का संवैधानिक विकास। अब देखो एक चीज ध्यान सुन लो, राहुल एक सुनो, ठीक है? देखो आप लोग एक चीज ध्यान रखो कि संख्या मेंटेन करके रखो। संख्या मेंटेन करके रखोगे, क्लास चलती रहेगी, कंटिन्यू भाव देंगे। देखो हम आते कुछ नहीं है, तो हम आ जाते सुनो का तो जरा जाना है, 2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा 3 घंटा नहीं चलिए। तो कम से कम डेली आओगे, क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर डेली क्लास नहीं आओगे तो मतलब कि आज से हमारे अकेले आने
संख्या पूरी नहीं होगा क्लासेस कम हो गया, ठीक है। तो क्लासेस कंटिन्यू चलाने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है उसी आपको डेली आवर, ठीक है। तो आज यहाँ कर रखते हैं, इसके आगे का कल चलो।